प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल साइंस में सरकारी शिक्षक की बहाली नहीं हुई है, जिसके कारण जेसीईआरटी द्वारा राजनीतिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया गया है। बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पर मैंने विभिन्न गेस्ट पेपरों की सहायता से यह मॉडल सेट तैयार किया है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट 4 के प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। मॉडल सेट 4 विषय राजनीतिक शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, गठबंधन क्या है? तो गठबंधन में दो या इससे अधिक राजनीतिक दलों द्वारा समान विचारधारा के आधार पर सरकार बनाई जाती है। दूसरा, मानवाधिकार कितने प्रकार के होते हैं? तो मानवाधिकार मुख्यतः 5 है। पहला, जीवन की सुरक्षा व स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है दास्ता व बंधुआ मजदूरी से स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका से प्राप्त स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है विवाह व पारिवारिक जीवन का अधिकार। और पांचवा है आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन है, सार्क के प्रमुख कितने देश हैं? तो सार्क के प्रमुख 6 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर युद्ध क्या है? तो वस्तुतः कंप्यूटर युद्ध का आशय उस साइबर युद्ध से है जिसमें अपराधी दूसरे कंप्यूटरों की फाइल को या तो करप्ट कर देते हैं या चोरी कर लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, समाजवाद क्या है? तो समाजवाद का तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों से है जहां उत्पादन के साधनों व विनिमय पर राज्य का नियंत्रण होता है। छठा है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव। सातवां नंबर क्वेश्चन है, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत 1945 दो महाशक्ति के रूप में उभरे सोवियत संघ व अमेरिका के बीच प्रारंभ विचारधारा मार्क्सवाद बनाम पूंजीवादी लोकतंत्र के बीच उत्पन्न राजनीतिक गुटबाजी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। आठवां है, गुट निरपेक्षता का शुद्ध अर्थ बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में स्वतंत्र नीति का पालन एवं किसी भी प्रकार के सैन्य गुट या अन्य गुटबाजी से अलग रहकर स्वयं के विकास तथा विश्व शांति को सुनिश्चित करने की नीति को गुट निरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। नौवां है, भूमंडलीकरण क्या है? तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का अर्थ वैश्विक स्तर पर व्यापार, विनिमय, सब्सिडी के अवरोध को समाप्त कर अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना है। यह नव उदारवाद का परिणाम है। वर्तमान में भूमंडलीकरण मुक्त बाजार की स्थिति में विश्व की अर्थव्यवस्था की एकीकरण की प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पादन की गुणवत्ता और ग्राहक केंद्रित बाजार व्यवस्था प्रमुख रूप से प्रकट हुए हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? तो लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासक कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था संभालते हैं। इन प्रतिनिधियों के ही हाथों में शासन की बागडोर होती है तथा सभी महत्वपूर्ण फैसले इन प्रतिनिधियों द्वारा ही लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीटो शक्ति क्या है? तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेवारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो हर 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पहला, कार्य प्रणाली से संबंधित सवालों को छोड़कर प्रत्येक फैसले के लिए इन 5 अस्थायी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। इनकी सहमति के बिना ठोस बुनियादी सवालों पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। दूसरा, अगर किसी भी अस्थायी सदस्य उस पर अपना मत देना अस्वीकार कर देता है तब इसे वीटो निषेधाधिकार के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, अस्थायी सदस्य में से
कोई एक भी वीटो का प्रयोग कर किसी प्रस्ताव को रद्द कर सकता है। चौथा, अस्थायी सदस्य वीटो का प्रयोग अधिकतर अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं। कई देशों ने इसे समानता के सिद्धांत के विपरीत बताया है और इसकी समाप्ति की मांग की है। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं? तो जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या उद्धृत महाशक्ति के दबदबे में हो तो बंधुआ इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। ऐसी व्यवस्था में शक्ति संतुलन का अभाव होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध के दौरान 1945 से 1951 ईस्वी विश्व अलग अलग दो गुटों में बंट गया था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ उन दो अलग अलग शक्ति केंद्रों के अगुआ थे, जिसके कारण शक्ति संतुलन बना हुआ था। सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बची। अन्य शब्दों में कहे तो दो ध्रुवीय विश्व की जगह एक ध्रुवीय विश्व का प्रादुर्भाव हुआ। 13 क्वेश्चन है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ बताएं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का शाब्दिक अर्थ होता है मिलकर दायित्वों का निर्वहन करना। राजनीति में या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी पार्टी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मिलकर कर्तव्य निभाने तथा उत्तरदायित्व उठाने को सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? तो भारत में सामाजिक असमानता प्रारंभिक काल से ही रही है, जिसने समाज को विकसित होने का अवसर नहीं दिया। जाति, लिंग, वंश, समुदाय तथा धर्म के प्रत्येक स्तर पर मानव में अंतर स्थापित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज का बड़ा हिस्सा शोषित, उपेक्षित तथा समाज की मुख्य धारा से अलग रहा। इसी शोषित तथा उपेक्षित वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की प्रक्रिया को सामाजिक न्याय के रूप में देखा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर की समस्या क्या है, व्याख्या करें। तो 28 अक्टूबर 1947 ईस्वी में राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत भारत संघ में मिला दी। यह उनका वैध कार्य था, लेकिन पाकिस्तान की यह आपत्ति है कि राजा ने भारत के दबाव में आकर ऐसा किया। अतः 1948 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस समस्या का लोक निर्णय द्वारा हल किया जाना चाहिए। इसके विरुद्ध भारत का यह आग्रह है कि रियासत का विलय भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान के अनुसार हुआ। अतः पाकिस्तान इस पर कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। पाकिस्तान को कश्मीर का वह भाग छोड़ना चाहिए जो उसके अवैध कब्जे में है। 1957 ईस्वी में कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत पाक संबंध पर एक टिप्पणी लिखें। हालांकि भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म ना होने वाले झगड़े और हिंसा की एक कहानी जान पड़ती है, फिर भी तनाव को कम करने और शांति बहाल करने के लिए इन देशों के बीच लगातार प्रयास हुए हैं, जो निम्नलिखित है। पहला, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर। सन 1960 ईस्वी में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए और यह संधि भारत पाक के बीच अनेक सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। हालांकि सिंधु जल संधि को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। दूसरा, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता युद्ध पर भारत पाक 1965 ईस्वी के बाद जनवरी 1966 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया। इस घोषणा में दोनों पक्षों द्वारा बातचीत से विवादों को निपटाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तीसरा, शिमला समझौता। सन 1972 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ, जो आपसी विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का एक और प्रयास है। दोनों देशों ने यह करार किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच डाक तार सेवा फिर से चालू की जाएगी तथा आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनों राष्ट्र एक दूसरे की मदद करेंगे। चौथा है बस डिप्लोमेसी। वर्ष 2000 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री कुछ प्रतिष्ठित भारतीय नागरिकों सहित सद्भावना प्रदर्शन हेतु पाकिस्तान की यात्रा पर गए, जो बस डिप्लोमेसी के नाम से विख्यात हुई। यह शांति और सद्भावनापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया एक और प्रयास था। पाँचवां, आगरा शिखर समझौता वार्ता। वर्ष 2001 ईस्वी में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि मंडल सहित भारत की यात्रा पर आए और
हमारे प्रतिनिधि मंडल से मिले, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री कर रहे थे। यह वार्ता आगरा शिखर वार्ता के नाम से जानी जाती है। हाल के वर्षों में भारत पाक संबंधों में सुधार हेतु किए गए प्रयास। पाकिस्तान के साथ मैत्री संबंध बनाने के लिए भारत ने निम्नलिखित प्रयास किए। पहला है, लाहौर घोषणा पत्र जारी किया गया। दूसरा है, रेल बस यात्रा की सेवा पुनः बहाल की गई। तीसरा, मंत्री और सचिव स्तर की वार्ताएं शुरू की गई। चौथा, व्यापारिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंध बढ़ाने के प्रयास शुरू किए गए। पांचवा है, सद्भावना के रूप में क्रिकेट तथा हॉकी मैचों का आयोजन किया गया। तमाम प्रयासों के बावजूद सीमा पार आतंकवाद, मुंबई हमले, चीन द्वारा पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष समर्थन एवं सहायता तथा पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के राजनीतिक वर्चस्व के कारण भारत पाक संबंध पूरी तरह संतोषप्रद नहीं कहे जा सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उदय के कारणों का उल्लेख करें। तो महासभा, जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च अंग है और एक प्रकार से विश्व की संसद के समान है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य इसके सदस्य हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र इसमें 5 प्रतिनिधि भेजता है, परंतु उनका एक मत होता है। वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होता है। इसकी स्थापना के समय इसके सदस्य की कुल संख्या 51 थी, जो बढ़ते बढ़ते अब 192 है। महासभा के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा मामलों पर विचार करती है और निर्णय लेती है। दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करती है। तीसरा, यह नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने का निर्णय लेती है और किसी पुराने सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है। चौथा है, यह संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों जैसे आर्थिक व सामाजिक परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों का चुनाव करती है। पांचवा, यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर है, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों का एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था की सफर आसान नहीं थी। इसके लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित शॉक थेरेपी मतलब आघात पहुंचाकर उपचार करना का मॉडल अपनाया गया, परंतु यह काफ़ी कठिन तथा कष्टप्रद था, जैसे कि निम्न तथ्यों से प्रमाणित होता है। पहला, 1990 ईस्वी में अपनाए गए शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के लिए आनंद लोक तक नहीं ले गई, जिसका उसने वादा किया था। साधारणतया शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। इससे क्षेत्र की जनता को बर्बादी सहन करनी पड़ी। दूसरा, रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा नष्ट हो गया। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण बाजार की शक्तियों कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को नष्ट करने वाला प्रमाणित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें कम दामों पर बेच दिया गया। तीसरा है, रूसी मुद्रा रूबेल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा थी कि लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई। चौथा है, सामूहिक कृषि प्रणाली का अंत होने से खाद्यान्न की सुरक्षा भी समाप्त हो गई। रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। पाँचवा, माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण कर लिया। छठा है, अमीर और गरीब लोगों में असमानता में वृद्धि हुई। और सातवां है, यद्यपि आर्थिक बदलाव को प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त धन भी दिया गया, परंतु लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना सुचारू रूप से नहीं। अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाकर शक्तिशाली बना दिया गया और संसद अपेक्षाकृत एक कमजोर संस्था बन गई। लास्ट क्वेश्चन है, 1971 के भारत पाक युद्ध के कारण और घटनाएं बताएं। अक्टूबर 1958 में पाकिस्तान में सैनिक शासन स्थापित हो गया। फील्ड मार्शल अय्यूब खां राष्ट्रपति बने। 1962 में चीन के हाथों भारत की पराजय ने उन्हें प्रेरित किया कि कश्मीर की समस्या को बलपूर्वक हल किया जाए। अतः सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया।
इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया तथा उसके लाहौर क्षेत्र के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार युद्ध विराम हो गया। प्रधानमंत्री शास्त्री को इस विजय का श्रेय मिला। 1962 के कलंक को दूर कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को अप्रत्याशित हार का मुंह देखना पड़ा। अब अयूब खान ने सोवियत संघ की ओर देखा ताकि उसकी मध्यस्थता से भारत के कब्जाग्रस्त क्षेत्रों को मुक्त कराया जा सके। इस समय सोवियत संघ दक्षिणी एशिया में अपना पांव जमाना चाहता था। प्रधानमंत्री कोसिगिनी ने चाहा कि पाकिस्तान का पक्ष लेकर उसे चीनी प्रभाव से बाहर निकाला जाए तथा पाकिस्तान के जरिए हिंद महासागर तक अपनी पहुंच बनाई जाए। अतः सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन ने जनवरी 1966 में ताशकंद में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारत व पाकिस्तान के राजनेताओं ने भाग लिया। यह समझौता ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत भारत ने लाहौर क्षेत्र के कब्जाग्रस्त क्षेत्र को छोड़ने की बात मान ली। युद्धबंदियों की रिहाई की गई तथा यह निर्णय किया गया कि दोनों देश शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री शास्त्री ने विवश होकर इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसी के कारण कुछ घंटों बाद ही वहीं उनका आकस्मिक निधन हो गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ताशकंद समझौता के प्रावधानों को लागू किया गया। तो बच्चों, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।